तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बटे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 की जो संस्कृत है, संस्कृत का जो दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय में जो पाटलिपुत्रम है, पाटलिपुत्रम का क्वेश्चन आंसर जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपका कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। बोले कि पटना में से कौन कौन सी जगह है जो दर्शनीय स्थल है या जहाँ पे लोग घूम सकते हैं। तो पहला संग्रहालय मतलब म्यूजियम, सचिवालय हो गया आपका, गोलघर है, तारा मंडल है, मौर्यकालीन अवशेष है, महावीर मंदिर है, गुरुद्वारा है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है, जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाघर है, इसको आप जू कहते हैं, इत्यादि पटना के मुख्य पर्यटक आकर्षक केंद्र है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है। देखिए ये सवाल कब कब पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया 2018 में और 2020 में। ठीक है, तो हम वैसे ही सवाल को करेंगे जो चैप्टर 1 से आने की पूरी संभावना है और क्वेश्चन यहीं से छपेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, नंबर 2, देखिए पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। तो बोले पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूल के नाम से बना, जिसका उल्लेख गुड़िया की रचना में मिलता है। बोले पाटलिग्राम के बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों में पाटलिपुत्र को पुष्पपुरा या कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता है। तो इतना याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र का बहुत सारा नाम था, जैसे पुष्पपुरा, कुसुमपुर, पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र, पटना, ये सब इसी का नाम है। नंबर 3, सिखों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है पटना। ये सवाल 2013 में पूछा था और सेम इसका अपोजिट कर दिया था कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। तो मतलब समझिए पड़े कि पटना सिखों का पूजा स्थल है। यहाँ यह 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तो पटना में किनका जन्म हुआ था? जो सिख धर्म थे। ठीक है, सिख धर्म, सिख 10वें गुरु थे। 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म ही कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में। तो इस कारण से वहां जाइएगा तो बहुत अच्छा गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा में जाइएगा तो आपको सही में बहुत अच्छा प्राउड फील होगा। उसके बाद बोल रहा है कि नंबर 4 में बोल रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम वर्णित थे। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम पुष्पपुर है, कुसुमपुर है और पाटलिपुत्र है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पटना के बारे में प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित किए गए हैं। ये अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि किन किन नाम से इन्हें जाना जाता था, तो आपके पास ये जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक है। एक मिनट होल्ड कीजिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बड़े कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर कैसा है। याद रखिएगा कि किसके सापेक्ष में पूछ रहा है। तो कवि दामोदर गुप्त, या पूछ रहा है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो ये सवाल आपसे पूछा गया है 2018, क्वेश्चन का लेवल था टाइप सी। तो बोला कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पटना महानगर पृथ्वी के नगरों में सर्वोत्तम है, यहाँ विद्वान लोग रहते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है, इसे सरस्वती का घर कहा गया है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे कि पटना की तुलना इंद्रलोक के साथ किस कवि के द्वारा की गई है, किस लेखक के द्वारा की गई है, तो आपको याद रखना है कि जो कवि दामोदर गुप्त जो थे, उन्होंने पटना को इंद्र का घर बताया। ये उन्होंने पटना को इतना भव्य बताया, ऐसा लगा जैसे मानो इंद्र का घर। ठीक है, नंबर 5, 6, निम्न में से कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। ये सवाल आपसे पूछा। तो एक मेगास्नीज, फहियान, वेनसंग तथा इति सिंह, ये 4 नाम याद रखिएगा जो पटना आए थे और जिनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें भारत की जानकारी के बारे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर हमारे पास पेज है थोड़ा सा स्पेस, तो वहाँ स्पेस है, चलो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। अगर हम नाम लेते हैं किनका, मेगास्नीज का, के द्वारा लिखी थी किताब का नाम क्या था, इंडिका। इंडिका में ही भारत के बारे में पूरा होता है, एक विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो भारत के बारे में भी उस समय स्थिति कैसी थी, इसकी जानकारी के लिए हम किस पर डिपेंड होते हैं, इंडिका के ऊपर। नंबर 7 में बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पाटलिपुत्र किस प्रकार का शहर था। मतलब बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य जब थे और जो अशोक थे, तो उसमें जो पाटलिपुत्र था वो किस प्रकार का शहर था। तो बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ मतलब उत्कृष्ट थी, मतलब बहुत मजबूत थी। ये खूबसूरत शहर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली में अगर आप ये सवाल पूछेगा कि सर कहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के महल का नाम क्या था, राजप्रसाद। उनका महल का नाम याद रखिए, उनका महल का नाम क्या था, राजप्रसाद। तो ये कहाँ पे थे, कुम्हरार में। कुम्हरार कहाँ, पटना तरफ, पटना से थोड़ा सा आगे रहेगा तो क्षेत्र जहाँ पे उनके महल के अवशेषों को आज भी सुरक्षित संभाल के रखा गया है। बड़े कि पाटलिपुत्र के प्राचीन उत्सव का वर्णन करें। तो बड़े कि शरद ऋतु में मतलब ठंड के ऋतु में पाटलिपुत्र में कौमुदी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था।
सभी नगरवासी हर्ष से भर गए। गुप्त वंश के शासन कला में यह प्रथा विशेष रूप से प्रचलित थी। जिस प्रकार आजकल दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। मतलब वो भी कितने दिन मनाया जाता था? 9 दिन। ठीक है। और नवरात्रि में भी कितने दिन मनाए जाते हैं? 9 दिन। तो ये याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र जो था उस समय एक बहुत खूबसूरत पर्व मनाता था। पर्व का नाम क्या था? पर्व का नाम था कौमुदी, जो बड़े ही होता ना हर्षोल्लास उत्साह के साथ उसको मनाया जाता था। नेक्स्ट सवाल बढ़े कि राजशेखर ने पटना के बारे में क्या लिखा? बोले कि राजशेखर ने अपने काव्य में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहीं से पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि इत्यादि को प्रसिद्धि मिली। तो ये कुछ ऐसे नाम याद रखिएगा जो अगर आप कहीं पे लिखते हैं या हिस्ट्री या कहीं पे भी इसका वर्णन किया जाता है तब आपको नंबर लेके संभालना रहेगी, क्योंकि बहुत विद्वानों के नाम है जो बहुत कम बच्चे ही लिख पाते हैं। नंबर 10 में पढ़ेंगे प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के बारे में लेखक के क्या विचार थे। बोलेंगे प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि दामोदर गुप्त नामक कवि से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती की ननिहाल थी, अर्थात शिक्षा का केंद्र थी। ठीक है। अब ये टोन था कि जो सरस्वती थी, सरस्वती का ननिहाल क्या था? पाटलिपुत्र। मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि जो सरस्वती होता ना विद्या की देवी मानी जाती है, उनका वो ननिहाल था। एक मिनट रुकिएगा। माफी चाहेंगे, बीच में हो जाता है क्योंकि बीच में प्यास लग जाता है। ठीक है। बोले कि कवि राजशेखर के अनुसार पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि ने यही प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इससे पता चलता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। अब अंदाजा लगाइए कि पाटलिपुत्र या पूरा अगर आप बिहार के बारे में बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय के ले लीजिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय, जिसके बराबर में कोई नहीं था। अगर वो आज होता तो अंदाजा लगा के देखिए कि उसकी भव्यता कितनी होती या वो कितना प्रसिद्ध होता। बोले कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा? ये भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा? ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया है, यही क्वेश्चन 18 में और यही क्वेश्चन पूछा गया आपका 2020 में। तो देखिए बोले कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में कई बार पाटली गांव आए थे। यहाँ आकर उन्होंने इस गांव का महत्व बढ़ा दिया था और उन्होंने यह भी कहा था एक दिन यह गांव महानगर बन जाएगा, लेकिन यह शहर आग, पानी और कहर से हमेशा डरता रहेगा। उन्होंने एक चीज तो बताया था, बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये जो गांव है एक दिन महानगर बनेगा, नगर भी नहीं महानगर, या हर एक सुख सुविधा होगी, लेकिन हमेशा यहाँ एक चीज का डर सताएगा कि ये आग, पानी और कलह से हमेशा परेशान रहेगा। या कहीं पे आग लगती रहेगी, या कहीं पे बाढ़ रहेगा, या कहीं पे अशांति कलह रहेगी। मतलब महानगर बन जाएगा लेकिन उसके अंदर किसी भी तरह की शांति नहीं रहेगी। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो बोले कौमुदी उत्सव शरद ऋतु में पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। यह उत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उसी वक्त सभी लोग खुशी में डूबे होते थे। एक तरह के रीति रिवाज के साथ इसको मनाया जाता था। ठीक है। नंबर 13 देखिए। नंबर 13 में कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, या पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पाटन के वैभव को 5 वाक्यों में वर्णन करें। ये सवाल आपसे पूछा गया 2020 में। तो ये याद रखिएगा कि बोला सिंपल सी बात कि आपको पाटलिपुत्र के बारे में आपको 5 लाइन लिखने के लिए इसमें कहा जा रहा है। क्या लिखिएगा? देखिए बोले कि पाटलिपुत्र वैभवम नामक ग्रंथ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व को दर्शाया गया है। आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थानों को ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की सुंदरता एवं रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ठीक है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य था तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पटना था या जो पाटलिपुत्र था एक जबरदस्त था, एक बेहतर तरीके से ये काम करता था। बोले कि अशोक के काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था अधिक समृद्ध थी। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि महान कवियों और विद्वानों को प्रसिद्धि मिली। यहाँ संग्रहालय है, गोलघर है, जैविक पाक मतलब जू है, तारामंडल है, प्राचीन अवशेष कहाँ मिलेंगे? म्यूजियम में मिलेंगे। तो म्यूजियम 2 है पटना में, जगह एक पुराना वाला म्यूजियम है और एक नया वाला म्यूजियम है। तो अगर आपको हिस्ट्री सभ्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा जानकारी चाहिए, तो हमारा सजेशन रहेगा कि पुराने वाले म्यूजियम में ही जाइएगा। ठीक। और एक और सवाल है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करिए। देखिए ये 13 में पूछा है, 14 में पूछा है और 16 में पूछा है। तो समझिए देखिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अपने गौरवशाली परंपरा के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ विदेशी यूनानी लोगों ने अपने संस्मरणों में यहाँ की कई उत्कृष्ट संपत्तियों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की सुंदरता एवं रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। देखिए मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई जो किताब इंडिका है, ये आपके भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि इससे आपकी काफी चीज की जानकारी मिलती है।
बड़े अशोक काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था अधिक समृद्ध थी। कवि राजशेखर ने अपने कृति काव्य मीमांस में लिखा है कि पाणिनि, पिंगल, व्याधि व रुचि, पतंजलि आदि महान कवि और विद्वानों को यहीं से प्रसिद्धि मिली। आज पाटलिपुत्र नगर को पटना के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे टोटल हमारे पास चैप्टर 1 से 14 ऐसे सवाल जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे का आपका जो पार्ट हो किस टॉपिक किस विषय पे चाहिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।